अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स के रिप्लाई कर सकूं ताकि आप सबके नॉलेज में इजाफा हो और आप सबकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। तो देखते हैं आज का पहला कमेंट। ये कमेंट किया है एहतिशाम अहमद ने और वो लिखते हैं कि सर मैंने मैट्रिक की है और आइल्स में 6.5 बैंड्स है। मुझे पाकिस्तान से कनाडा में जॉब मिल सकती है? जी हाँ, आपके जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बेशुमार लोगों से ज़्यादा है, क्योंकि आपने आइल्स कर लिया है। आइल्स बहुत से लोग नहीं करते, हालांकि ये करना आसान है, लेकिन क्योंकि इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है तो लोग कोशिश नहीं करते। बट एट द एंड जो लोग कनाडा आ जाएंगे जॉब पर और वो यहाँ की सिटीज़नशिप अप्लाई करेंगे तो उस वक्त उन्हें आइल्स फिर भी करना ही पड़ेगा। लेकिन तब ऐसा होता है कि एक आदमी जो ऑलरेडी कनाडा आ चुका है, कुछ सालों से काम कर रहा है, उसकी लैंग्वेज इतनी अच्छी हो जाती है, उसकी इंग्लिश लैंग्वेज, कि उसके लिए आइल्स का टेस्ट करना ईजी हो जाता है। लेकिन जैसे आपने पाकिस्तान में ही बैठे बैठे आइल्स कर ली है तो आपके लिए जॉब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ना सिर्फ जॉब बल्कि जो दूसरे इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं जिनमें आइल्स कंडीशन होती है, एक लाजमी शर्त होती है, तो आप उन सारे प्रोग्राम्स में भी अप्लाई कर सकते हो। और ऐसे भी प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप बिना जॉब ऑफर के आइल्स की बेसिस पर अप्लाई करके क्वालिफाई करके, अगर आपका नाम ड्रॉ में निकल आता है तो उस तरह से क्वालिफाई करके आप कनाडा आ सकते हो। तो आपके कनाडा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा। और जब भी आप कोई जॉब अप्लाई करोगे तो उसमें क्लियरली अपनी क्वालिफिकेशन में आइल्स लिखना, आपका रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग में जो आया वो भी लिखना, ओवरऑल भी लिख देना। तो एम्प्लॉयर आइल्स सर्टिफाइड लोगों को हायर करना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे उनके बहुत से डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। ये डाउट के बंदे को इंग्लिश आती है या नहीं क्लियर हो गया, क्योंकि आप आइल्स पास करके बैठे हो। आइल्स पास ही वही करता है जिसे इंग्लिश आती हो। दूसरा ये डाउट कि बंदा यहाँ आने के लिए सीरियस है कि नहीं। आइल्स करेगा ही वही जो यहाँ आने के लिए सीरियस होगा, अदरवाइज कोई ऐसे ही क्यों लाखों रुपए लगाकर आइल्स का एग्ज़ाम करके बैठ जाएगा। तो एम्प्लॉयर ऐसे लोगों को प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं कनाडा के लिए। तो आपके कनाडा में जॉब होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई है। और साथ साथ मैं आपको कंग्रेचुलेट भी करूंगा कि आपने आइल्स कर ली है। ये एक अचीवमेंट होती है, ये एक अचीवमेंट वाली बात है। तो मैंने कंग्रेचुलेशन फॉर पासिंग द आइल्स। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है रहीम जान ने और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नाइस वीडियो सर, ऐसी वीडियो बनाए जो वीज़ा और टिकट भी प्लीज़, एक हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये जो अफोर्ड की बात है ना, जब आपका इंटरव्यू होगा तो उसमें एम्प्लॉयर आपको बता देगा कि वो आपको फ्री में वीज़ा टिकट देगा या नहीं। और मान लो कि अगर वो कहता है कि मैं आपको फ्री में वीज़ा टिकट नहीं दे सकता, तो आप उसे कहना कि ठीक है आप वीज़ा टिकट दे दो, बाद में मेरी सैलरी से काट लेना। ये 100% ये चीज़ काम करती है और एम्प्लॉयर ऐसा ही करते हैं। वो आपका वीज़ा टिकट खुद से कर देंगे और यहाँ आने के बाद आपकी सैलरी से हर महीने थोड़ी थोड़ी तनख्वाह काटते रहेंगे। बस इसमें मसला एक ये है कि आप तब तक जॉब नहीं छोड़ सकते जब तक आपके पैसे पूरे नहीं उतर जाते। अदरवाइज कनाडा आने के लिए आपकी जेब में पैसे ना हो तब भी आपका एम्प्लॉयर आपको सपोर्ट कर देगा, तो आपने वीज़ा टिकट के पैसों की फिक्र नहीं करनी है। जैसे ही आपका इंटरव्यू आएगा उसमें ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि या तो आपको सब फ्री मिल रहा होगा, या अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप एम्प्लॉयर को बता दोगे तो वो आपके लिए चीज़ें अरेंज कर देगा, बाद में वो पैसे काट लेगा सैलरी से। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है सैयद मीर ने और वो लिखते हैं कि भाई जो पीआर के साथ आता है उसको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग पीआर के साथ आते हैं डायरेक्ट, पाकिस्तान, दुबई, इंडिया, सऊदी अरब, कतार, कहीं से भी डायरेक्ट पीआर के साथ आते हैं, उनकी दो कैटेगरीज है। एक वो लोग जिनके पास जॉब ऑफर भी होता है, उनका तो कोई खर्चा नहीं, वो आते साथ ही काम पे लग जाएंगे, कमाने लगेंगे और उनके सारे मसले हल। लेकिन दूसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो डायरेक्ट पीआर पर आ जाते हैं लेकिन उनके पास जॉब ऑफर नहीं होता। तो शुरू शुरू में उनका थोड़ा सा खर्चा हो जाता है, मोटा खर्चा। घर किराए पर लेना है, अगर फर्निश्ड मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो घर का फर्नीचर भी लेना है, किचन का सामान कुछ आप ले आओगे छोटा मोटा, लेकिन चूल्हा फ्रिज तो साथ उठा के नहीं ला सकते। ऐसी चीज़ें लेनी पड़ेंगी। और फिर जो घर है वो काम से करीब मिलता है कि दूर मिलता है? अगर दूर मिल गया तो आने जाने के लिए टैक्सी, या अगर पाकिस्तानी लाइसेंस है पड़ा तो यहाँ टेस्ट पास करके लाइसेंस लेकर फिर गाड़ी निकलवाओ। तो शुरू में कुछ मोटे खर्चे हो जाते हैं जो डायरेक्ट पीआर पर आते हैं।
इसीलिए जो लोग डायरेक्ट पीआर पर आते हैं उनसे गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ये डिमांड करती है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा बेवकूफ़ नहीं है कि बैंक स्टेटमेंट ऐसे ही मांग लेगी। इसके पीछे रीज़न है, लॉजिक है कि जो शख्स पीआर पर आ रहा है और उसके पास जॉब ऑफर नहीं है, तो कनाडा महंगा मुल्क है, पाकिस्तानी रुपये जब कन्वर्ट होते हैं डॉलर्स में तो वो चुनने से हो जाते हैं। तो कनाडा मेक श्योर करता है कि जो आदमी पीआर पर आ रहा है उसके पास शुरू के खर्चे के लिए पैसे होने चाहिए। और जो लोग पीआर आते हैं वो फैमिली को साथ लेकर आते हैं, क्योंकि ऑप्शन होती है आप फैमिली साथ लेकर आओ तो खर्चा और बढ़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में बैंक स्टेटमेंट होना, बैंक स्टेटमेंट शो करना, बैंक में पैसे होना, पैसों को साथ लाना ज़रूरी होता है। या आकर आपके मोटे मोटे खर्चे होंगे, आपको घर लेना पड़ेगा किराए पे, घर का सामान, गाड़ी का बंदोबस्त, खाने पीने का बंदोबस्त, बहुत कुछ करना होता है। तो ये इनको आप मुश्किलात कह सकते हो, या अगर आपके पास खुले पैसे हैं तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है, सब ईजी है। बस आप खर्चा करते जाओ, सारा बंदोबस्त हो जाएगा। अगर खर्चा का हाथ टाइट है थोड़ा सा, तो फिर आप इन चीज़ों को इनिशियल शुरुआत की मुश्किलात में काउंट कर सकते हो कि जो लोग पीआर पर आते हैं तो शुरू में उनको ये वाली मुश्किलें देखनी पड़ती है। इसके अलावा जॉब आपको देखनी होगी। लेट्स से कि 2-3 हफ्ते महीने में आपको जॉब मिल जाती है, तो जॉब आपको कहीं और मिली है, घर आपने कहीं और ले लिया, तो फंस गए। तो अब इस घर को सॉर्ट आउट करके फिर आप उसके जहाँ आपको अभी जॉब मिली है उसके करीब घर लोगे, तो इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। अदरवाइज कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट भी सैयद मीर का है। मैंने कोई अरेंजमेंट करके नहीं रखी है, वो जैसे कमेंट आते जा रहे हैं मैं रिप्लाई करता जा रहा हूँ। तो इस तरह से अगर किसी का कमेंट मिस हो जाए, मैं ना रिप्लाई कर पाऊँ, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। तो सैयद मीर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, मैं 10 जॉब में सीवी सेंड कर चुका हूँ बट स्टिल नो रेस्पॉन्स। अब मैंने किसी एजेंट से रब्ता किया है, वह कंप्लीट प्रोसेस के 2 लाख मांग रहा है, ये ठीक रहेगा? देखिए, जहाँ तक बात एजेंट की है, सारे एजेंट बेईमान नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर बेईमान होते हैं। अब हो सकता है कि जो एजेंट आपको मिला है वो सही हो, ईमानदार हो, सच्चा हो, ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अब पता कैसे चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये एजेंट ईमानदार है या नहीं? आप उनसे पूछो कि ये जो 2 लाख रुपए प्रोसेस का ले रहे हैं, इस प्रोसेस में क्या-क्या इंक्लूडेड है? उससे आपको पता चलेगा कि वो एजेंट सच्चा है या झूठा है या फ्रॉड कर रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको कोई शख्स कहता है कि आप मुझे 30,000 दे दो, मैं आपका उम्रे का पैकेज करा देता हूँ। अब आपको ये डाउट तो होगा कि यार 30,000 में उम्रे का पैकेज कैसे हो सकता है? 30,000 में तो खाली एयरलाइन की टिकट नहीं आएगी, फिर उम्रे का वीज़ा है, आगे होटल है, फिर एयरपोर्ट जद्दा में है, वहाँ से मक्के की ड्राइव, फिर आगे मक्के से मदीने का सफ़र। 30,000 में तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि वो एजेंट आपके साथ 30,000 रुपये का फ्रॉड कर रहा है, कोई उम्रे का पैकेज वैकेज उसने आपको नहीं देना। बिल्कुल इसी तरह से 2 लाख में तो दुबई सऊदीया का वीज़ा नहीं मिलता, आपको पता ही है। कनाडा तो फिर दूर की बात है। लेकिन आप उनसे पूछिए कि 2 लाख में क्या-क्या प्रोसेस करके देंगे, वो आपको बता देंगे। अगर तो वो बिल्कुल जेन्युइन, ऑनेस्ट और सच्चे लोग हैं, तो वो आपको बता देंगे कि इन 2 लाख रुपए में हम ये करके देंगे। तब आप डिसाइड कर लेना कि ये आपके काम की चीज़ें हैं या नहीं। या फिर आप कमेंट में मुझे बता देना, मैं आपको बता दूँगा कि वो चीज़ें आपके काम की है या नहीं, या फिर वो एजेंट सच्चा है या झूठा, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता दूंगा। फिलहाल बेस्ट ऑप्शन यही रहेगी कि आप उनसे पूछें कि इस 2 लाख रुपए के प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूडेड है। देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है मिर्ज़ा आसिफ ने, और वो लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रो। वालेकुम सलाम। मेरी एज, उन्होंने फिर अपनी एज लिखी आगे, और कहते हैं कि क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? ऑफ़र लेटर आने से पहले कोई वीडियो कॉल, स्काइप इंटरव्यू होगा कंपनी की तरफ से? तो जो आपने एज लिखी है, इस एज से बड़ी एज के लोग भी यहाँ आ सकते हैं, यानी कि अप टू 59 ईयर्स जिनकी एज है, वो यहाँ का जॉब ऑफ़र लेकर आ सकते हैं। वैसे जॉब ऑफ़र की एज 64-65 तक होती है, लेकिन 59 तक वालों को जॉब ऑफ़र मिल जाता है। तो आप तो बिल्कुल क्वालिफाइड हैं एज वाइज। और ये जो आपने इंटरव्यू का पूछा है, तो वीडियो कॉल पर इंटरव्यू होता है, और वो वीडियो कॉल माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर आती है, स्काइप वगैरह पर वीडियो कॉल नहीं आती। यानी कि वो पुरानी ऐप्स जिन पर किसी भी तरह का धोखा, फ्रॉड करने के ऑप्शंस हैं, उन ऐप्स पर इंटरव्यू आपका नहीं होता। ऑडियो कॉल पर आपका इंटरव्यू नहीं होता, आपका इंटरव्यू वीडियो कॉल पर होगा, और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या जो आजकल की जदीद ऐप्स हैं उन पर होता है। क्योंकि इंटरव्यू करने वाले ने ये भी देखना होता है कि मैं जीनियन आदमी से बात कर रहा हूँ या कोई दूसरा आदमी बन के बैठा है, या एआई चल रही है, या कोई एवटार, कोई लोगो लगाया हुआ है अपने ऊपर, लिपसिंग ठीक से चल रही है कि नहीं, बंदा खुद बात कर रहा है या पीछे से कोई और बंदा जवाब दे रहा है। तो ये सब चीज़ें भी देखनी होती है, तो अक्सर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज़ की जाती है। वैसे जब आपको इंटरव्यू की मेल आएगी,
तो उसमें वो आपको टाइम भी बता देंगे और जो सॉफ्टवेयर यूज़ होना है वो भी बता देंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। यह कमेंट किया है मुनज़्ज़म मुश्ताक ने, और वो लिखती है कि भाई क्या एज की फ़ीमेल्स के लिए कोई मकेन में जॉब है? पहली बात तो ये कि 59 इयर्स की एज तक यहाँ पर सबके लिए जॉब्स हैं, और 65 की एज तक उन लोगों के लिए भी जॉब्स हैं जो मैनेजर वगैरह आते हैं। लेकिन जो जनरल जॉब्स होती हैं, कॉमन जॉब्स होती है, वो 59 की एज तक सबको जॉब ऑफर मिल जाते हैं। और जो फीमेल की बात है तो कनाडा में मेल फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। यहाँ पर एक प्रायोरिटी लिस्ट है, उस लिस्ट में सबसे ऊपर है डिसेबल्ड लोग, कि अगर कोई माजूर आदमी अप्लाई करे तो उसको जॉब सबसे पहले प्रेफर किया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है इंडिजिनस लोग। इंडिजिनस लोग वो है जो सदियों से यहाँ पर है लेकिन वो महरूम रह गए, उन लोगों को सेकंड प्रेफरेंस दी जाती है। उसके बाद फीमेल को प्रेफरेंस दी जाती है और फिर मेल को प्रेफरेंस दी जाती है। इसलिए यहाँ पर जहाँ पर भी आप जॉब करने जाओ तो वहाँ पर आधी या आधी से ज़्यादा फीमेल काम कर रही होती है। तो यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है, फीमेल को अप्रिशिएट करता है काम करने के लिए। तो बिल्कुल फीमेल्स तमाम जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकती है, यानी कि जो फीमेल जो भी काम कर सकती है, वो हैवी हो या हैवी ना हो, खुद को पता होता है कि मैं कितना वजन उठा सकती हूँ, मैं कितना देर खड़ी रह सकती हूँ, कितना काम कर सकती हूँ। तो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जिस जॉब पर भी फीमेल अप्लाई करती है, अगर तो वो काम कर सकती है तो उसको जॉब दे दी जाती है। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है, इनके आईडी का नाम है एनिमल कॉमेडी हब। इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, इनके आईडी का नाम है ये। तो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं हाफिज़ मोहम्मद आबिद, इनका नाम हाफिज़ मोहम्मद आबिद है। सर मैंने मकेन फूड में अप्लाई किया था, आपके बताए हुए तरीके पर मैंने सीवी और कवर लेटर बनाया था और मकेन फूड ने मुझे रिजेक्ट किया, फिर मैसेज भेज दिया जिस रिव्यूअर ने मुझे रिजेक्ट किया था उसका नाम नीचे लिखा हुआ था। उसका नाम मैंने लिंक्डइन में सर्च किया तो उसका नाम आ गया, वहाँ पर वो मौजूद भी था। वहाँ पर मैंने उसकी पोस्ट वगैरह पर कमेंट करने लग गया हूँ, उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी है, उसको पर्सनल मैसेज करके और उसको अपनी सीवी और कवर लेटर भेजे। तो क्या ऐसा करना सही है? ज़रा इसका जवाब दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में। ये जो आपने किया है ना, ये आपने कमाल किया है। मैं आपको बताऊं कि अब जॉब सर्चिंग नहीं रही। पहले जॉब सर्चिंग हुआ करती थी, अब जॉब सर्चिंग जॉब हंटिंग हो चुकी है। सर्च और हंट का फ़र्क पता ना आपको? सर्च में ढूंढना होता है, हंट में जाल बिछाना होता है, घात लगानी होती है, बोतल में उतारना होता है, शीशे में उतारना होता है एम्प्लॉयर को। तो जो आपने किया वो बेस्ट काम है। जब भी आपको किसी कंपनी के एचआर की डिटेल मिल जाए तो आप उसे सर्च करें, लिंक्डइन पर, गूगल पर, फेसबुक पर, जहाँ भी सर्च करते हैं उसे सर्च करें, उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उसे अपना फ्रेंड बनाए, फिर उस खुद को उसके सामने इंट्रोड्यूस करें। यानी कि आपको ये तो पता होगा कि उसकी कंपनी में क्या जॉब है, तो आप उसी से रिलेटेड इंसान बनकर खुद को इंट्रोड्यूस करें कि मैं ये काम करता हूँ, मैं कनाडा आने में इंटरेस्टेड हूँ। तो आपके वो बातों में आएगा, होपफुली। आपको कोशिश तो करनी चाहिए, फिर वो आपसे सीवी मांगेगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा और आप फिर यहाँ आ जाओगे। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, लेकिन हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ज़्यादातर पाकिस्तानी ये भाग दौड़ करना नहीं चाहते या करना पसंद नहीं करते या उनको करने नहीं आते, आई डोंट नो। लेकिन आज के टाइम पर अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको ये सब करना पड़ेगा। आपको सीवी भी भेजनी पड़ेगी, बार बार भेजनी पड़ेगी। आपको अगर कॉन्टैक्ट मिल जाता है एचआर का तो आप उसको सर्च करें, उसका फ्रेंड बने, उसको मैसेज करें, उसके पास अपनी सीवी भेजें। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपने उसे इरिटेट नहीं करना है, क्योंकि अगर वो सिर्फ एक बार आपसे इरिटेट हो गया तो उस कंपनी में आपका चांस ख़त्म हो जाएगा। और अगर वो कंपनी कोई बड़ी कंपनी है मकेन जैसी, जो डेली बेसिस पर हायरिंग करती है, तो आप एचआर को नाराज़ करने का चांस नहीं ले सकते। तो आपको ये भी ख्याल करना है कि वो इरिटेट ना हो। इरिटेट का मतलब है कि आपने उसे बार बार मैसेज नहीं करना है। किसी को भी जब आप मैसेज करोगे तो सिर्फ एक बार करोगे, वो देखे या ना देखे, वो रिप्लाई करें या ना करें, आप किसी को भी सिर्फ एक बार मैसेज भेजोगे, आप किसी को भी सिर्फ एक बार सीवी भेजोगे। वो देखे या ना देखे, वो पसंद करे या ना करे, वो रिजेक्ट करे या अप्रूव करे, आप सिर्फ एक ही बार कोशिश करोगे। आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजोगे तो सिर्फ एक बार भेजोगे, वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, सिर्फ एक बार। जो भी काम करना है सिर्फ एक बार करना है। आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि आपने इरिटेट नहीं करना है, इरिटेट करने से चांस ज़ीरो हो जाएगा। एक बार अप्रोच करने से चांस रहेगा आपका, क्योंकि हो सकता है कि उसे आदमी ना मिल रहे हो और वो आपको कंसीडर कर ले। हो सकता है कि वो आपके मैसेज के बाद आपकी प्रोफाइल चेक करे और आपकी प्रोफाइल उसे अच्छी लग जाए,
बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। खुद को शो कराना, सीवी का पर्पज़ ही यही है कि वो आपको मौका देगी कि आप खुद को शो कराओ इंटरव्यू के लिए। तो ये जो सब कुछ आप कर रहे हो, ये भी आप खुद को शो कराने के लिए कर रहे हो कि वो इंटरव्यू से पहले आपकी प्रोफ़ाइल देख ले, आप उसे अच्छे लग जाओ, पसंद आ जाओ, आपका जो प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस है उसे अच्छा लग जाए, कुछ भी हो सकता है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको कोशिश करनी है और आपने ये जो सब किया है, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त किया है। मैं आपको रियली अप्रिशिएट करता हूँ इस काम के लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है इनका आइडिया ह्यूमन बीइंग। तो ये लिखते हैं कि इज़ ईसीए नेसेसरी? जी हाँ, बिल्कुल नेसेसरी है, बहुत नेसेसरी है, मैंडेटोरी है ये, इसके बगैर कनाडा आप आ ही नहीं सकते। अब जिनको नहीं पता ईसीए क्या होता है, मैं उनको बता दूं कि आपकी जो भी एजुकेशन है, 5वीं 8वीं 10वीं मैट्रिक कुछ भी एजुकेशन है, या आप अनएजुकेटेड हो तो एक अलग बात है, जिनके पास एजुकेशन नहीं है वो अलग बात है, लेकिन जिनके पास कोई भी एजुकेशन है तो उन्हें अपनी एजुकेशन को कनाडा से वैलिडेट कराना होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ईसीए, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट की कॉपीज़ कनाडा के पास भेजोगे, वो वेरीफाई करेंगे, फिर आपके पास वापस एक उसका लेटर आएगा, ईमेल में भी लेटर आएगा। तो वो जो डॉक्यूमेंट होता है ना, उस डॉक्यूमेंट को ईसीए कहते हैं। वो असल में इक्विवेलेंस का लेटर होता है कि आपकी जो एजुकेशन पाकिस्तान में है, कनाडा में वो किस एजुकेशन के बराबर है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो कनाडा का स्कूल है, हाई स्कूल, वो पाकिस्तान के इंटर के बराबर होता है, हाई स्कूल के बराबर नहीं होता। तो पाकिस्तान की जो एफ 12वीं क्लास है, वो यहाँ के स्कूल के बराबर है। तो ये इक्विवेलेंसी कराना लाजमी होता है, ये प्रोसेस का हिस्सा है, वीज़े के इमिग्रेशन के प्रोसेस का हिस्सा है। तो इसे कराना होता है, सबको कराना होता है, लेकिन ये बाद में स्टेज आती है इसकी। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। इसके अलावा ऐसे बहुत से कमेंट्स हैं जिसमें आपने मुझे दुआएं दी है। आपकी दुआओं का, वेल विशेस का बहुत शुक्रिया। इसी तरह अपनी दुआएं मुझे भेजते रहा करें, मुझे इससे हौसला मिलता है, मेरी हौसला अफजाई होती है। और जिन दोस्तों भाइयों के कमेंट के रिप्लाई मैं नहीं कर सका, उन सबसे माजरत। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई कर लूँ, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ रह ही जाता है। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।